हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ क्लास 10th के लिए, जो कि है लाइट। इसमें आपको लाइट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ने हैं। बेसिकली इसमें आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ मिरर्स, टाइप्स ऑफ लेंसेज, उनके यूजेस। ओके, तो जल्दी से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर आप क्लास 6, 7, 8 में इसकी बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप पढ़ चुके हैं, जैसे व्हाट इज लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर अपना क्लास 10 के लिए। सबसे पहले लाइट क्या है, ये डेफिनेशन आप कई बार देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, फिर भी एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूँ कि लाइट होती क्या है, लाइट को क्या, किस चीज से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, या लाइट एक्चुअली में क्या करती है। तो आप सभी जानते हैं कि लाइट वो एनर्जी है जिसकी वजह से हमें जो भी हमारे आसपास की चीजें वो दिखाई देती हैं। ओके, सो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see our surroundings when it gets reflected from objects around us। तो what is light? अगर लाइट को आप डिफाइन करेंगे तो लाइट क्या है? लाइट एक टाइप की एनर्जी है। ओके, लाइट एक टाइप की एनर्जी है जिसकी वजह से हम दूसरी चीजों को इजिली देख पाते हैं। भाई हमारे घर में अगर अंधेरा है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? टॉर्च या बल्ब, ट्यूबलाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर लाइट चली जाती है, एक्चुअली कभी कभी पूरा अंधेरा हो जाता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? मैच बॉक्स, जिससे जल्दी से हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्यों दिखाई देने लगते हैं? ड्यू टू द एनर्जी विच इज लाइट। ओके, तो लाइट हमारी क्या है? एक एनर्जी है जिससे हम चीजों को देख पाते हैं। और ये हम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, लाइट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हमें चीजें नहीं दिखाई देंगी। ओके, अगर हमें अपनी इमेज दिखाई देती है मिरर में, तो इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आगे मैं भी डिफाइन भी करूंगा। बट लाइट के बारे में जो बेसिक चीज है वो आपको ये जाननी है कि व्हाट इज लाइट। तो लाइट एक क्या है? एक तरह की एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट आप पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 6 में कि देयर आर बेसिकली टू सोर्सेज ऑफ लाइट। ओके, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ओके, अब नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस क्या हैं, ये आप जल्दी से माइंड में अपने लेकर के आइए और मुझे बताइए क्या होते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेस। आर्टिफिशियल सोर्सेस, ओके, दैट इज मैन मेड। तो जो नेचुरल सोर्स है हमारा वो क्या है? हमारा नेचुरल सोर्स है सन, ठीक है। इसके अलावा हमारा नेचुरल सोर्स है मून। ये दो हमारे बेसिकली मेजर नेचुरल सोर्सेज हैं लाइट के। बाकी इसके अलावा हमारे जो आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं उनमें क्या क्या आ जाता है? उसमें आपके ट्यूबलाइट्स हैं, बल्ब्स हैं। ओके, सॉरी। तो बेसिकली हमारे जो आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं उसमें क्या क्या आ जाता है? अब आप जानते हैं आर्टिफिशियल मींस मैन मेड। अब ये सन और मून ये तो मैन ने नहीं बनाया, ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाया। तो जो आर्टिफिशियल सोर्सेज है, those are the sources which are made by human beings are known as artificial sources. For example, tube light, okay, bulb, candle, etc etc। ओके, ये बहुत ही बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट था जो कि आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं। ओके, इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि लाइट एक्चुअली हमें कहां से मिल सकती है। तो लाइट के डिफरेंट सोर्सेज हैं। सन, बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ, इससे बड़ा सोर्स कोई नहीं होता है। मून भी एक नेचुरल सोर्स है, लेकिन वो सन के जो भी रिफ्लेक्शन होता है उससे हमको लाइट देता है। नेक्स्ट अब आते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो लाइट की डेफिनेशन आपको आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी कि व्हाट इज लाइट। लाइट बेसिकली इज अ टाइप ऑफ एनर्जी which enables us to see the objects which are present in our surroundings। okay, नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो रिफ्लेक्शन है, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्जन, पोलराइजेशन एंड स्कैटरिंग। लेकिन आपको अपने क्लास में बेसिकली दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है। एक पढ़ना है रिफ्लेक्शन और दूसरा आपका रिफ्रैक्शन। ओके, इसके अलावा आपने लाइट के बारे में ये देखा होगा कि हाउ लाइट ट्रेवल्स। तो ये आप जानते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं लाइट की कि लाइट rays always propagate in a straight line। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट रेज इन स्ट्रेट लाइन
जिसको आप लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट रेज ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। जितनी भी लाइट रेज होती है वो हमेशा किस डायरेक्शन में चलती हैं? वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती हैं। ओके, दे कैन नॉट बी कर्व। लाइट रेजेस कर्व नहीं हो सकती हैं, ये हमेशा ही स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती हैं, जिसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट की इन प्रॉपर्टीज के अलावा ये भी एक प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। इसके अलावा लाइट की स्पीड जानते हैं कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी लाइट की स्पीड है। ये भी आपने क्लास 7 और 8 में पढ़ रखा है। तो ये तो हमारी प्रॉपर्टीज हैं लाइट की, लेकिन हमें इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन के बारे में जानना है और रिफ्रैक्शन के बारे में जानना है। ओके, बाकी डिस्पर्जन आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास होती है, ओके, तो वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है। ये भी एक प्रॉपर्टी लाइट की, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। ओके, चलिए जल्दी से हम रिफ्लेक्शन को देखते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है, अगर आप एक टेनिस बॉल को इमेजिन करें, ओके, और उसको वॉल के ऊपर थ्रो करें, तो वॉल से टकरा के आपकी तरफ वापस आती है, यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ समथिंग। इसी तरह से जो लाइट रेज होती है, अब इस डायग्राम में आप देखिए कि नीचे हमारा क्या है? इट इज अवर प्लेन मिरर, ओके, इट इज अवर स्मूथ सरफेस एंड सॉलिड सरफेस। के ऊपर जब हम टॉर्च की लाइट को फॉल करवाते हैं, ये लाइट हमारी टॉर्च की जा रही है, तो ये फॉल होने के बाद एक पॉइंट से क्या होती है? उसी डायरेक्शन, उसी मीडियम में ये वापस हो जाती है, यानी कि बाउंस बैक होती है। इसका डायरेक्शन जरूर चेंज होता है। अभी इसका ये डायरेक्शन था, ओके, नेक्स्ट अब ये इस डायरेक्शन को छोड़ करके एक नया डायरेक्शन में मूव करती है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, जैसे आप इसको इमेजिन करें कि एक बॉल है, अगर बॉल को हम थ्रो करते हैं तो यहां से टकरा करके वापस उसी मीडियम में चली जाती है। सेम इसी तरह से कि जो लाइट की रेज होती हैं, ये लाइट रेज किसी भी सरफेस के ऊपर जब फॉल होती हैं, जब गिरती हैं स्ट्रेट डायरेक्शन में, इंक्लाइंड वे में, तो ये बाउंस बैक होती है। और इनकी जो बाउंसिंग बैक है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन मीन सिंपली द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस लाइक प्लेन मिरर। करेक्ट। अब ये तो हो गई प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस रिफ्लेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ आपको टर्म्स में बताऊंगा। पहले तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए रिफ्लेक्शन बेसिकली 2 टाइप का होता है। ओके, एक होता है आपका स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन को आप रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए, अगर आपकी लाइट रेज किसी पर्टिकुलर सरफेस पर गिर रही है और वो सरफेस परफेक्टली क्या है? स्मूथ है, एक स्मूथ एक इवन सरफेस है, आप इसको इवन वर्ड बोल सकते हैं। ओके, लाइक योर ग्लास प्लेट। ओके, एक ग्लास प्लेट को अगर आप इमेजिन करेंगे आप, या मिरर की प्लेट को इमेजिन करेंगे, तो वो इवन होता है, उसका सरफेस कैसा होता है? इवन होता है। इवन का मतलब उसमें रिजेस एंड फरोज नहीं होते, उसमें रफनेस नहीं होती है। करेक्ट, वो कंप्लीटली स्मूथ होता है, कंप्लीटली इवन सरफेस होता है। तो ऐसा सरफेस जो कंप्लीटली इवन है, स्मूथ है, वहां से जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा कैसा होगा? वो रिफ्लेक्शन आपका स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होगा, या इसको आप कह सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अब इसमें जो भी बीम आती है लाइट की, वो कैसी होती है? फॉल भी पैरेलल होती है। ओके, बीम आपने पढ़ रखा होगा। व्हाट इज बीम? बीम इज द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ फ्यू लाइट रेज। कुछ लाइट रेज जब पैरेलल फॉर्म में चलती हैं एक साथ, तो कंबाइंडली हम इसको क्या कहते हैं? कंबाइंडली हम इसको बीम कहते हैं, BEAM। तो जब रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, स्पेक्युलर की बात हो रही है, कि एक बीम लाइट रेज का आएगा और जब वो रिफ्लेक्ट करेगा, करेक्ट, तो भी वो एक पैरेलल बीम ही बनाएगा। तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है, जिसमें डेविएशन कम से कम होता है, या आप कह सकते हैं कि जिस पैरेलल बीम का इंसिडेंट हो रहा है, यानी कि जो पैरेलल बीम आपका फॉल हो रहा है, वो रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल ही रहता है। ओके, वो नॉन पैरेलल नहीं हो जाता है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को आप कहते हैं स्पेक्युलर या रेगुलर। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए कि ये लाइट रेज 2 आ रही हैं, अब इनके बीच में ये आपका डिफरेंस सेम है, यानी कि ये दोनों क्या है? दीज आर पैरेलल लाइट रेज। जब ये रिफ्लेक्ट होंगी
तो ये कुछ इस टाइप से देखिए रिफ्लेक्ट होंगी। तो यहाँ पर भी ये दोनों पैरेलल ही हैं आपस में, करेक्ट। लेकिन इस टाइप के रिफ्लेक्शन में जहां पर ये सरफेस कैसा है, ये रफ सरफेस, इट इज रफ सरफेस। तो जब रफ सरफेस से आपका रिफ्लेक्शन होगा तो उसमें पैरेलल बीम आपको देखने को नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रफ सरफेस ले लिया है, ओके। अब इसके ऊपर जब आप लाइट रेज फॉल करवाएंगे तो एक लाइट रे तो ऐसे जा रही है, अब दूसरी लाइट रे भी ऐसे गिरेगी, तो ये देखिए हो सकता है यूं चली जाए, या हो सकता है यूं चली जाए, करेक्ट। तो ये जो आपकी इंसिडेंट रेज हैं ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पैरेलल बीम फॉर्म नहीं कर रही हैं। तो जब ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल बीम फॉर्म नहीं कर रही हैं तो ये किस टाइप का रिफ्लेक्शन शो कर रही है, ये आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन शो कर रही है, करेक्ट। तो इट इज वेरी सिंपल, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर, इसको आप इरेगुलर भी बोल सकते हैं, और ये आपका स्पेक्युलर है। तो जब का रेगुलर रिफ्लेक्शन है या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन है उसमें जितनी भी लाइट रेज फॉल होंगी वो पैरेलल फॉल भी होंगी और रिफ्लेक्शन भी उनका पैरेलल ही होगा। जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो भी लाइट रेज फॉल होंगी उनका जब रिफ्लेक्शन होगा तो एक पैरेलल बीम नहीं फॉर्म करेंगे। तो ये आपका हुआ डिफरेंस बिटवीन स्पेक्युलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और ये हुए रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स। नेक्स्ट अब आपका एक एग्जांपल है कि रिफ्लेक्शन की वजह से क्या क्या होता है। तो जितनी भी हमें इमेजेस दिखाई देती हैं, ओके, हम लोग घरों में अपने अपने जो भी मिरर में अपनी इमेज देखते हैं या कहीं से भी कोई भी इमेज आपको दिखाई दे रही है, इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से हमें किसी भी चीज की इमेज दिखाई देती है, ओके। अभी आपका एक ट्री है, अभी ट्री किसी लैंड के ऊपर इरेक्ट है, खड़ा है। अब इसके नीचे जो आपका ये वाटर है, ये वाटर सरफेस एक तरह के मिरर का वर्क कर रहा है। अब इस ट्री की इमेज हमें इस वाटर में दिखाई देगी ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ओके। अभी जब आपको इमेज फॉर्मेशन बताएंगे ड्यू टू बाय कॉन्वेक्स लेंसेज एंड लेंसेज, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट ये एक एग्जाम्पल है किसका, रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल को अगर आपको देखना है तो आप इमेजेस को देख सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेस किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, जनरली मिरर के ऊपर या ग्लास के ऊपर फॉल होती है तो रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें उसकी इमेज दिखाई देती है। जैसे इस ट्री से जितनी भी लाइट रेस पास होंगी वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही ये वाली इमेज बनाएंगी, ओके। तो रिफ्लेक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल था। नेक्स्ट अब आपका आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने से पहले कुछ टर्म्स मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले द लाइट रे विच फॉल्स ऑन एनी सरफेस, करेक्ट। अब ये लाइट रे देखिए, ये लाइट रे जो फॉल हो रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इट इज नोन एज इंसिडेंट रे एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, करेक्ट। अब ये इंसिडेंट रे किसी पॉइंट पर जाकर के फॉल होगी, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसी पॉइंट से ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंस बैक होगी। तो देखिए रे तो एक ही है, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होगी तब हम उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, तब हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारी क्या है, इट इज रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। जिस पॉइंट पर ये फॉल होगी, कौन सी, इंसिडेंट रे, इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम एक नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये जो नॉर्मल है ये क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। तो ये पहले तो तीन टर्म्स आप अच्छे से देख लीजिए, इंसिडेंट रे, करेक्ट। नेक्स्ट आपका या इंसिडेंट रे को हम रेड बॉक्स में कर देते हैं, ओके। इंसिडेंट रे क्या है, ये वाली है। नेक्स्ट आपकी ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है आपकी, करेक्ट, इट इज रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ये आपका जो परपेंडिकुलर है इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ये आपका क्या है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर। ये चारों टर्म्स आपके माइंड में होने चाहिए क्योंकि इन्हीं से फिर हम लॉस को समझेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, द लाइट रे विच फॉल्स इज नोन एज इंसिडेंट रे। It falls on any particular point on any smooth surface. It is known as point of incidence. From point of incidence, it is bounce back. जो point of incidence है वहां से bounce back होगी, जिसको हम बोलेंगे reflected ray. अब point of incidence के ऊपर अगर हम एक perpendicular ड्रॉ करते हैं तो हमें दिखाई देता है normal, करेक्ट। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग कहते हैं एंगल आई या एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम किससे नोट करते हैं,
स्मॉल आई इट इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ये तो हो इसकी टर्मिनोलॉजी, करेक्ट, कि इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक लॉ है जो इन सभी चीजों को एक साथ डिफाइन करता है, वो क्या है, देखिए ध्यान से जरा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आपको जब पढ़ाया जाता है तो बेसिकली ये बताया जाता है कि इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट, रिफ्लेक्शन की प्रोसेस में इंसिडेंट रे, करेक्ट, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल विच इज ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल थ्री लाइज इन वन प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई होते हैं। इट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट। देखिए इसके अलावा एक और लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो दोनों एंगल आपके बन रहे हैं ये हमेशा क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसमें यहाँ पर थीटा आई से शो किया गया और ये थीटा आर है। तो ये दोनों क्या है, ये आपके एंगल्स हैं जो कि नॉर्मल के दो साइड्स पर बन रहे हैं। एक आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दूसरा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये आपका एक लॉ हो गया। पहला लॉ क्या था कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये मैंने आपको पहले बताया, करेक्ट। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। इसके अलावा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। इसके अलावा थर्ड लॉ भी है, द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। ओके, इसको आप ऐसे इंफॉर्मेशन के फॉर्म में देख सकते हैं जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो तो बन रहा है नॉर्मल की वजह से। इस वजह से जो आपकी इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आज के लिए थर्ड लॉ भी एक बना दिया गया। बेसिकली ये दो लॉज हैं, आपको लर्न रखना है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। इसके अलावा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड द थर्ड वन इज कि द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर इन अपोजिट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। ओके, तो ये आपके लॉस थे। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आपका है मिरर। ओके, अब मिरर क्या होता है, देखिए मिरर आप सभी जानते हैं कि मिरर इज अ ग्लास पीस हैविंग पॉलिश्ड ऑन इट्स वन सरफेस। तो मिरर आपने देखे होगा, प्लेन मिरर सबने देखा है। ओके, तो मिरर के बारे में आपको यहाँ पर बस इतना बताना है कि टाइप्स ऑफ मिरर क्या होते हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं, इसके अलावा इमेज सिस्टम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन मिरर की। तो मैंने जैसा कि अभी बोला कि मिरर एक ग्लास पीस है जिसमें हम उसके एक सरफेस के ऊपर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, जैसे कि प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर मींस इट इज नॉट कर्व्ड, ये कर्व मिरर नहीं है, प्लेन मिरर है। इसमें हमने एक साइड पे देखिए पॉलिश सरफेस शो किया है, ओके, जिसको आप बैक ऑफ द मिरर भी कहते हैं। एंड दिस इज अवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्लेक्शन साइड। ओके, तो जिस पार्ट पे हम पॉलिश करते हैं उसका जो अपोजिट पार्ट होता है वही हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है, करेक्ट। ये तो आपका प्लेन मिरर हुआ। अब मिरर के जो टाइप्स होते हैं वो एक प्लेन मिरर हुआ और दूसरा आपका स्फेरिकल मिरर हुआ। स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप्स हैं, एक आपका कॉनकेव मिरर, दूसरा आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर होते हैं क्या, पहले ही समझिए। देखिए स्फेरिकल मिरर वो कोई भी मिरर हो सकता है जिसको हमने किसी एक हॉलो ग्लास पीस पे बनाया है, और वो जो हॉलो ग्लास पीस होगा उसका शेप क्या होगा, उसका शेप एक स्फेयर के फॉर्म में होगा। अब आप स्फेयर समझ ही रहे हैं कि स्फेयर होता क्या है। ओके, ये आपका एक स्फेयर है। अगर आप इस स्फेयर को किसी भी तरह से कट करते हैं, जैसे मैंने ऐसे कट कर लिया है, और कट करने के बाद इसके एक सरफेस के ऊपर मैंने पॉलिश कर दी है, करेक्ट, एक सरफेस के ऊपर मैंने पॉलिश कर दी है, तब ये एक तरह का मिरर बनता है और इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब पॉलिश के अकॉर्डिंग इसके दो टाइप बनेंगे,
एक बनेगा आपका कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा बनेगा कॉनकेव मिरर। देखिए पॉलिश के अकॉर्डिंग इसके दो टाइप्स कौन से हैं, तो पॉलिश के अकॉर्डिंग से तो दो टाइप्स होंगे, वो होंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। करेक्ट। अब जब भी आप किसी भी स्फीयर से एक पीस कट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो पार्ट होगा वो कर्व्ड होगा, जिसकी वजह से उसका एक इंटरनल पार्ट आपको दिखा देगा, एक आउटर पार्ट दिखा देगा। अगर हम आउटर पार्ट के ऊपर पॉलिश करते हैं और जो इनर पार्ट हमारा है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है, तब वो मिरर आपका क्या कहलाता है, वो आपका होता है कॉनकेव मिरर। ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है। अगर पॉलिश आपकी आउटर सरफेस पर है और इनर सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन रहा है, तो जो आपका मिरर होगा वो क्या होगा, कॉनकेव मिरर। केव वर्ड याद रखिएगा, केव मीन्स क्या होता है, केव मीन्स क्या होता है बेटा, केव मीन्स होता है गुफा। अगर हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं ना गुफा, ओके, तो गुफा के अंदर आप हमेशा जाते हैं, तो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, एक केव जैसा बनता है, तो इसको आप इस एक छोटा सा कोई भी याद रखने का एक तरीका है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको जैसे याद रखना चाहे वैसे याद रखिए, बट कंफ्यूज मत होइएगा। व्हेन द पॉलिश इज दैट आउटर सरफेस and inner surface is reflecting surface, the mirror is known as concave। okay, जब मिरर के यानी कि जो हमने स्फीयर का पार्ट लिया है उसके आउटर सरफेस के ऊपर हम पॉलिश कर देते हैं और इनर सरफेस हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है, तो आपका वो होता है कॉनकेव मिरर। और इसको अपोजिट, अगर हम इनर सरफेस के ऊपर पॉलिश करते हैं, आउटर सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग बनता है, तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। करेक्ट। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कॉनकेव मिरर से आप अभी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो ये तीन टाइप के मिरर्स हुए, अब इनके यूजेस देखते हैं। तो ये आपका एक जनरल सा कॉनकेव मिरर बना हुआ है। ओके, आपने अपने घरों में स्पून्स देखे हैं, ओके ओके, तो स्पून चम्मच जो होता है वो एक तरफ से इनर फॉलो होता है और एक तरफ से वो आउटर पार्ट हमें शो करता है, तो दोनों ही सरफेस उसके अलग अलग टाइप के मिरर बन सकते हैं। करेक्ट। ये मैंने एक जनरली मिरर का एग्जाम्पल ले रखा है, इसमें देखिए इनका एक हैंड है जो कि मिरर में हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, ये प्रॉपर्टी होती है कॉन्वेक्स मिरर की, सॉरी कॉनकेव मिरर की। अब ये आप आगे जब इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तब आप ये देखेंगे किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो हमें इमेज उसकी बड़ी दिखाई देती है। करेक्ट। तो ये आपका कॉनकेव मिरर है। अब ये आपके कॉन्वेक्स मिरर्स हैं दोनों। अब ये जो दोनों कॉन्वेक्स मिरर्स हैं, ओके, इनकी प्रॉपर्टीज आप साफ साफ देख रहे हो। जो कॉन्वेक्स मिरर है वो जनरली क्या करते हैं, इनसे जो इमेजेस बनती हैं वो वर्चुअल होती हैं, स्मॉलर इमेज होती हैं, लेकिन एक वाइड एरिया को कवर करते हैं। जनरली शोरूम्स वगैरह में या बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स में इन मिरर्स को लगाया जाता है एज अ विजिलेंस मिरर। यानी कि विजिलेंस मिरर का मतलब क्या हो गया कि हमें अगर किसी चीज की निगरानी रखनी है, किसी चीज के ऊपर नजर रखनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉन्वेक्स मिरर्स को प्लांट कर देते हैं, लगा देते हैं, जिससे हमको दूर से दिखाई देता रहता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या एक्टिविटी हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ओके, तो इस मिरर में आप देख रहे हैं एक बहुत बड़े से आई थिंक ये स्टोर है और इस स्टोर की बहुत बड़े एरिया को एक छोटे फॉर्म में कवर किया जा रहा है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि वो वर्चुअल इमेजेस बनाता है और एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है। ओके, हिडन कॉर्नर्स को जैसे पार्किंग गैराजेस वगैरह में आप देखते हैं, वहां पर हिडन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए भी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा सा एरिया कवर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। ओके, तो ये आपके कुछ यूजेस हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ कॉनकेव मिरर्स के यूजेस देखिए, एज अ शेविंग मिरर, एज अ मेकअप मिरर जनरली यूज करते हैं। डेंटिस्ट मिरर, जो डेंटिस्ट होते हैं, ओके, वो भी किसी भी ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज को देखने के लिए जनरली टीथ के लिए जब यूज करते हैं तो वो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, डेंटिस्ट मिरर इसको बोला जाता है। इसके अलावा आपका टॉर्चेस में, ओके, बीम लाइट के लिए कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। इसके अलावा सोलर फर्नेसेस में कॉनकेव मिरर से हीट प्रोड्यूस की जाती है। करेक्ट। अब ये आपके कुछ जनरल यूजेस थे। नेक्स्ट अब आपका आता है कि व्हाट इज कन्वर्जिंग मिरर एंड व्हाट इज डाइवर्जिंग मिरर। तो देखिए अभी मैंने आपको जो दो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर बताया, इनकी एक और प्रॉपर्टी है कि दे कैन कन्वर्ज द लाइट रेज और डाइवर्ज द लाइट रेज। करेक्ट। कौन सा मिरर कन्वर्ज करेगा, कौन सा डाइवर्ज करेगा, पहले कन्वर्जन और डाइवर्जन देखिए होता क्या, या कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है। देखिए अगर कोई भी मिरर है, जैसे हम इस मिरर की बात कर रहे हैं, ये कौन सा मिरर में बनाने जा रहा हूँ, ये बनाने जा रहा हूँ कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर
के ऊपर जितनी भी लाइट रेज फॉल होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के फोकस हो जाती है, करेक्ट। यानी कि लाइट रेज पास पास आ जाती हैं। इस पास आने वाली जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, ओके। और इस वजह से ये जो मिरर बनता है आपका, ये क्या बनता है, कन्वर्जिंग मिरर बन जाता है। कौन सा मिरर कन्वर्जिंग मिरर बनता है, कॉनकेव मिरर। ये जो आपका कॉनकेव मिरर है ये लाइट रेज को किसी एक पॉइंट पर फोकस करवा देता है, यानी कि उनको पास पास लेकर के आता है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ये वाला देखिए, करेक्ट। तो ये जो कन्वर्जिंग मिरर है इसके ऊपर जितनी भी लाइट रेज फॉल हो रही हैं, ओके, ये किसी न किसी एक पॉइंट पर आकर के फोकस हो रही है। इस वजह से कैसा मिरर होगा, कन्वर्जिंग मिरर होगा। तो बोले कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, करेक्ट। बट जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा उस मिरर में क्या होगा, पॉलिश आपकी अंदर साइड पर होगी और जो भी लाइटें इसके ऊपर फॉल होंगी वो किसी एक पॉइंट पर फोकस नहीं होंगी, वो एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, ठीक, ये दूर दूर जाएंगी। अब इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये डाइवर्ट हो जाती हैं, डाइवर्जिंग मिरर। यानी कि जब लाइट रेज किसी एक पॉइंट पर फोकस नहीं होती हैं तो जिस मिरर से ऐसा होता है उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। और जनरली कौन सा मिरर होता है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, करेक्ट। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर पर पॉलिश सरफेस पीछे वाला होगा, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। इसके ऊपर जितनी लाइट रे फॉल हो रही है, देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो स्ट्रेट जाती है वो अपने पैथ पर वापस आ जाती है। इसका मतलब कोई भी लाइट रे एक दूसरे से किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं होंगी, मिलेंगी नहीं। इस वजह से एक ऐसा मिरर होगा, ये होगा डाइवर्जिंग मिरर। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है आपका वो कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, ओके। तो ये आप देख रहे हैं नीचे वाला बना है कॉन्वेक्स मिरर, इट इज डाइवर्जिंग। और ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर है। इसको भी बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिएगा, याद रखिएगा कि जब लाइट रेज कॉनकेव मिरर के ऊपर फॉल होंगी तो सारी की सारी लाइट रेज एक पॉइंट पर आके फोकस होंगी, इस वजह से उसको हम बोले कन्वर्जिंग मिरर। जबकि जो आपकी कॉन्वेक्स मिरर से लाइट रेज फॉल होंगी वो एक दूसरे से दूर दूर चली जाएंगी, इस वजह से क्या होगा, ये डाइवर्जिंग मिरर बन जाएगा। नेक्स्ट अब आपको पढ़ना है कुछ टर्म्स जो कि हमारे इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। देखिए मैंने भी आपको बताया कि कोई भी आपका मिरर होगा, स्फेरिकल मिरर की बात करें, वो किसी न किसी स्फीयर से बना होगा, और स्फीयर से बना होगा तो स्फीयर का अपना एक सेंटर जरूर होता है, ओके। अब ये एक आपका मिरर है, सॉरी ये आपका एक स्फीयर है, और इस स्फीयर से हम दोनों तरह के मिरर्स को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए पहला जो आपका ये मिरर है ये कॉन्वेक्स है, जिसमें पॉलिश ये आपकी इंटरनल साइड पर है, ये वाला पार्ट आपका क्या है, पॉलिश सरफेस है, ओके। अब इस पॉलिश सरफेस की वजह से बाहर वाला पार्ट आपका रिफ्लेक्टिंग बन गया, तो ये तो आपका एक डिफरेंस हो गया या एक आपका एक्सप्लेनेशन हो गया कॉन्वेक्स मिरर का। वहीं अगर आप कॉनकेव मिरर की बात करेंगे तो पॉलिश क्या है, आउटर सरफेस पर है, करेक्ट। अब ये स्फीयर से ही बनाए गए हैं, तो जब स्फीयर से बनाए जाएंगे तो स्फीयर का अपना एक सेंटर भी होगा, ओके। जैसे कि सेंटर है तो सेंटर से फिर आपकी रेडियस भी होगी। जैसे स्फीयर में, सर्किल में आपने पढ़ लिया होगा कि सर्किल का अपना एक रेडियस होता है, जैसे स्फीयर का भी अपना एक रेडियस होता है, उसका भी एक सेंटर होता है। बस स्फीयर क्या है, एक सॉलिड फिगर होता है, 3D फिगर होता है। जब आप सेंटर की बात करते हैं तो यहां से एक टर्म आपको मिलता है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम वेयर द मिरर हैज बीन ऑब्टेन्ड और टेकन और मेड, ओके। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर होता है जहां से हम या जिस स्फीयर से हम मिरर को बनाने जा रहे हैं, ओके। हमने एक स्फीयर लिया, इसका अपना एक सेंटर था, इसके हमने क्या किया, एक मिरर बना लिया, ये पीस मैंने कट कर लिया। तो जब हम कट करेंगे तो हमें एक मिरर मिलेगा, तो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इस ही स्फीयर का सेंटर, इस मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा, करेक्ट। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आपको मिल गया। अब अगर सेंटर है तो रेडियस भी जरूर होगी, ये देखिए आर से नोट किया जा रहा है। तो जो रेडियस है, इस रेडियस को आप क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपके दो टर्म्स हुए इंपॉर्टेंट। अब इन दोनों टर्म्स से मिल करके हमें एक और टर्म मिलेगा जो कि हमारा है फोकस पॉइंट, ओके। अब ये जो फोकस है क्या होता है, जनरली
फोकस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होता है, हाफ होता है। यानी कि जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है अगर हम इसकी हाफ लेंथ ले लेंगे तो हमें वो लेंथ क्या मिलेगी, वो होगी फोकल लेंथ। और जिस पॉइंट पर फोकल लेंथ हमको मिलती है वो होती है आपकी फोकस। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके डिफाइन करेंगे तो फोकस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर, करेक्ट, लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपकी जो इमेजिनरी लाइन जा रही है जो कि किसी भी स्फीयर के सेंटर से होकर के जा रही है, जिसको आप डायमीटर भी कह सकते हैं, करेक्ट। अब ये आपका स्फीयर है जिसमें आपको ये लाइन दिखाई दे रही है। इससे पहले प्रिंसिपल एक्सिस आपको बताते हैं, करेक्ट। देखिए ये आपका सी है, सी से सेंटर आपको शो किया गया। अब इस सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन जा रही है, करेक्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है पी और यहाँ पर लिखा हुआ है पी। तो पी फॉर यहाँ पर क्या है आपका, ये तो पोल को शो कर रहा है, करेक्ट। लेकिन ये पूरी की पूरी इमेजिनरी लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, करेक्ट। ये क्या आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, ये क्या आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो इमेजिनरी लाइन जा रही है, ओके, किसी भी स्फीयर के सेंटर से होकर के जाने वाली इमेजिनरी लाइन जो कि लेंस को भी क्रॉस करती, सॉरी मिरर को भी क्रॉस करती है। अगर लेंस होगा तो लेंस केस में वो लेंस को क्रॉस करेगी और मिरर है तो वो मिरर को क्रॉस करेगी। तो जो मिरर को क्रॉस कर रही है किस पॉइंट पर क्रॉस करती है, जिस पॉइंट पर क्रॉस करती है उसको हम पोल कहते हैं, करेक्ट। अगर इस साइड देंगे तो इधर भी आपको एक पोल मिल जाएगा, करेक्ट। तो ये पोल से क्रॉस है। पोल आप कैसे समझ सकते हो, ये जो आपका मिरर होता है, ठीक, मिरर को प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पर पास करती है उस पॉइंट को हम पोल कहते हैं, करेक्ट। अब प्रिंसिपल एक्सिस हमारी ये वाली लाइन है, इट इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज यहां पर हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट से हमारे पास जो लाइट रेस फॉल हो रही है मिरर के ऊपर वो ये वाली है लाइट रे, एक इंसिडेंट रे है। अब ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद, अब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट करेगी। जिस पॉइंट पर कट करती है उसी को हम लोग फोकस पॉइंट कहते हैं, ओके। तो सपोज यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे रे एक पैरेलल चल रही है, करेक्ट। एक रे आपकी पैरेलल चल रही है और ये पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर कट करेगी, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, कि द पॉइंट ऑन विच द रिफ्लेक्टेड रे कट द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज फोकस पॉइंट, करेक्ट। तो फोकस पॉइंट क्या है, फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है। उस पॉइंट को ही हम रिफ्लेक्शन, सॉरी, फोकस पॉइंट कहते हैं। और ये हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, आधा होता है। जो भी फोकस या फोकल लेंथ होती है, सॉरी, ये जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ इज द लेंथ फ्रॉम द फोकस टू द पोल। फोकस पॉइंट से पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और ये फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, करेक्ट। और वैसे फोकस पॉइंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो फोकस वो पॉइंट होता है जहां से रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्लेक्शन के बाद कट करती है। रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से कट करती है वही होता है आपका फोकस पॉइंट। इसको हमेशा याद रखिएगा कि फोकस इज द पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रे कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट। तो मैंने आपको आज अभी इस वाले पार्ट में क्या क्या बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया, प्रिंसिपल एक्सिस बता दिया, पोल्स बता दिए, फोकल लेंथ एंड फोकस बता दिया, करेक्ट। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे इमेज फॉर्मेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इमेज